बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन और हज़रात, सियासी शतरंज का खेल इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। जिस बात का इम्तहान था वो ही हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई बार इंतखाबात के फौरी इनेकाद के इम्कान को रद्द कर चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात हुई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। मगर नून लीग सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के मामले को कानूनी और आईनी तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात की तारीख के देने के सदारती इख्तियार ने सियासी तकसीम में एक नई सफबंदी पैदा कर दी है। मौजूदा सूरत हाल में इम्कान यही है कि आला अदलिया में एक बार फिर रसाकशी का आगाज होगा और ये मामला काफ़ी तूल भी पकड़ेगा। जहां इंतखाबात की तारीख पर नया फसाद शुरू हो चुका है, वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी खुलकर एक दूसरे से शिकवा और जवाब शिकवा करते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो फरमा रहे हैं इंतखाबात कब होंगे इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, मगर एक जमात तारीख दे रही है, सिर्फ नून लीग को ही पता है इलेक्शन फरवरी में होंगे। बिलावल जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मगर नून लीग की जानिब से बिलावल को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि शाहिद खाकन अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबात 90 रोज में कराने के मुतालबे पर रद्द अमल में कहा है कि अगर बिलावल को कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहां बिलावल को सुप्रीम कोर्ट जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं, वहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है और जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लेंगे। मगर इससे कबल ही इंतखाबात का मामला उनकी आमद का मुंतजर रहेगा। क्या इंतखाबात की तारीख का फैसला नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर पाएंगे? एक जानिब सियासी मसाइल बरकरार हैं तो दूसरी जानिब मुआशी मसाइल का अंबार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत को जमा कराई गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसके तहत ऐसी अशिया दरामद की जाती हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होती और दरामद होने वाली अशिया पाकिस्तान में ही फरोख्त कर दी जाती हैं। ये अशिया अगर अफगानिस्तान जाएं भी तो स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। अफगानिस्तान से तिजारत को तो हम यकीनन बहुत अच्छा समझ रहे थे, सही करने चाह रहे थे कि इसके जरिए पाकिस्तान के मुआशी हालात सही हों, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि जब हम ट्रेड को सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्मगलिंग को कहाँ रोकेंगे। मनशियात की रोकथाम करना अफगानिस्तान के बॉर्डर से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आ रहा है और हकीकत तो ये भी है कि हमारे अपने सरकारी अफसरान और अहलकार इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मुलव्विस पाए जा रहे हैं। आज डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि एक ऐसे शख्स को मनशियात की रोकथाम के लिए बड़े ओहदे पर लगाया गया था जो खुद इस कारोबार में मुलव्विस था, जिसके अपने अरबों के असासे हैं। यकीनन आने वाले प्रोग्राम में हम इस खबर को भी तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सियासी मैदान पर ही नज़र रखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बैकफुट पर आ गए। क्योंकि पहले वो ये कहते थे कि उनके पास ये आईनी हक है कि इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, लेकिन आज के लिखे गए खत से यह वाज़े हो गया है कि उन्होंने तस्लीम खम कर लिया है, अपना सर तस्लीम खम कर लिया है कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है, इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही है। आज सुबह हमने देखा कि चारों सूबों के वजीर कानून सर जोड़कर बैठ गए थे। वफाकी वजीर कानून के साथ कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी वहाँ मौजूद थे। और फिर आज ही के दिन सदर मुमलिकत का यह ऐलान आना, बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन ये कहते हैं कि PTI अपनी जमात को खुश करने के लिए सदर मुमलिकत ने ये इकदाम किया है और साथ साथ उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका पहला स्टांस गलत था और अब जो उन्होंने स्टांस लिया है वो सही लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो 6 नवंबर को इलेक्शन कराएं और सुप्रीम जुडिशरी से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि मामला इस वक्त अदालतों में है, सब जुडिस है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अदालतों से रुजू किया जाए। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है। लेकिन अभी सोचने की बात यह कि पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराया जाए। सदर मुमलिकत ने भी ऐसा कुछ ऐलान किया है, ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया, इस खत के जरिए तजवीज़ पेश की है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी वाले तो खुश होंगे। गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन से, साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध भी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके कीमती वक्त का। पहले तो ये बताइए, आप आज बहुत खुश होंगे इस बात से कि सदर मुमलिकत ने यह तजवीज़ पेश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और 6 नवंबर की डेट सामने रखी है, खुशियाँ तो मना रहे होंगे हुजूर? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया तला साहब। मैं समझता हूँ कि जी
अभी मैं इस पे कोई भी ऑफिशियली मौक़िफ़ पार्टी का नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल लाहौर में रखी गई है और उस मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हतमी तौर पर अपनी बात सामने रख सकेगी। तो जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तो डेफिनेटली जब पार्टी की मीटिंग के बाद होगा तब हम बता सकेंगे। जहाँ तक खुशी की बात है, मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत के पास शायद ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई डेट तजवीज़ कर सकें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई गाइडेंस दे सकें। और मुझे नहीं पता कि लॉ का, मैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि बाय द लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन। तो उसको भी देखना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी एक राय दी है, राय तो हर कोई देता है, और मुझे लगता है कि राय भी मोहतरम आरिफ अलवी साहब जो है वो किसी पीटीआई के प्रेशर में दे रहे हैं और इस आईनी ओहदे का उनको तमस्कुर नहीं उड़ाना चाहिए। पहले भी तमस्कुर उड़ा चुके हैं जब उन्होंने इमरान खान की गैर आईनी और गैर कानूनी एडवाइस पर जो है वो असेंबलियों को ये बताइए शर्जील साहब ये बताइए कि निगरान सेटअप के ऊपर आपकी क्या राय है, क्योंकि हम जानते हैं पहले ही नून लीग के दो बड़े ख़ास अफसरान तौकीर शाह साहब, आहद चीमा साहब काबीना का भी हिस्सा थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे शाह साहब भी बैठे हुए तौकीर साहब, अब फवाद साहब ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया एज वज़ीर। तो वाज़े हो गया है कि अब हुकूमत नून लीग की ही आने वाली है और निगरान सेटअप कितना जानिबदार होगा या नहीं। तो इससे आप लोगों ने एहसास कर लिया है कि आपकी हुकूमत नहीं आने वाली, आपको शिकस्त होगी इलेक्शंस में? देखिए जी, ये फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने करना है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। ये निगरान सेटअप से या किसी और से फर्क नहीं पड़ता, ये अवाम ने फैसला करना है और अवाम देखेंगे कि कौन इलेक्शन में से पहले अवाम की बात करता है और अवाम के लिए कौन भाग दौड़ करता है, अवाम के मसाइल के हल की ताकत किसमें, और पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कौन सी जमात है जिसने हमेशा अवाम के लिए काम किया हो, जिसने हमेशा अवाम के लिए बड़े फैसले किए हो, जिसने हमेशा अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, इस प्यारे हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया हो। तो जिन जिन जमातों ने काम किया सब पता चलेगा किस जमात ने किया। और मैं समझता हूँ अगर मैं इन सारे सवालों का जवाब पूछूं तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम नजर आता है कि वो वाहिद जमात है जिसकी पूरी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में तमाम लीडरान ने इस मुल्क के लिए वो कुछ किया है जो आज तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने उसके करीब भी नहीं गुजरी है। अवाम ने अवाम सोच समझ के यकीनन अवाम ने बड़ा फैसला करना है। शर्जील साहब, अवाम ने बड़ा फैसला करना है, पर अवाम का ये हाल है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बिजली गैस पेट्रोल पानी का भी नारा लगाया जा रहा है, अवाम बुरे हाल में है। ये बताइए, हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्जा साहब ने एतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या आप भी तस्दीक करेंगे कि आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी जमात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है? जी, मुझे देखिए हसन मुर्जा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और उनकी एक राय हो सकती है और मेरी राय मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई बात मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है या होने की बात है। लेकिन जब तक मैं चीज़ देखूँ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ का पहले भी मुकाबला किया, हमेशा करती, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तासुर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कोई ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा है और ये तासुर गलत है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अवाम फैसला करेगी इलेक्शन में कि किसकी गवर्नमेंट आती है। पीपल्स पार्टी ने शिकस्त तस्लीम नहीं की है, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। शर्जील साहब, यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क में क्या साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जब हम सुनते हैं ऐसी खबर कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकातें हो रही हैं, अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकातें हो रही हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या दोबारा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सरगर्म है सियासी शतरंज में हिस्सा लेने के लिए और अपनी कोई चाल चलने के लिए, क्योंकि तारीख गवाह है, हिस्ट्री ने हमें बहुत सिखाया है और ये बात वाज़ेह है कि हमेशा कुछ ना कुछ चाल उनकी जानिब से भी चली जाती है सियासी शतरंज में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कानूनी माहिरीन से कि आखिर आईनी तौर पर इख्तियार किसका है, इलेक्शन कमीशन का, सदर मुमलिकत का, और जो तजवीज़ सदर मुमलिकत ने दी है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम जुडिशरी से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि मामला अदालतों में है और जानते हैं हम कि जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीली होने वाली है, नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, तो उनकी आमद के साथ ही उनके सामने एक बड़ा फैसला भी होगा। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।
कानूनी और आईनी पेचीदगियों को सुलझाने के लिए उलझनें बड़ी बढ़ गई हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, किसका क्या इख्तियार है, आइन क्या कहता है। यकीनन आईनी रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि अभी हम देख रहे हैं टेलीविजन पर रोज़ाना बहस चल रही होती है। एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें कहा जाता है कि सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है, दूसरा चल रहा होता है कि इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उससे वाज़ेह हो गया है कि उन्हें इख्तियार तो हासिल नहीं है। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से रहनुमाई हासिल करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कानूनी बात की जाए इरफान साहब, आपकी नज़र में इख्तियार ECP का ही है, सदर मुमलिकत का नहीं है सर? बिल्कुल, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये इख्तियार ECP का है और मैंने जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उनको भी बता दिया था कि ये इख्तियार जो है ECP का है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। काश के मेरी बात सुन ली होती। आज सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि इख्तियार जो है वो ECP का है, तो इसमें तो कोई अमर माने ही नहीं है कि इख्तियार किसका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ECP को अदालतों के सामने जाना चाहिए इस मामले के आगे बढ़ाने के लिए? तो ECP को आइन में कहीं नहीं लिखा कि ECP अदालतों से रहनुमाई लेगी। इलेक्शंस अदालतों का काम ही नहीं है। ECP बना ही इलेक्शंस कराने के लिए, तो ये मामले जो है ECP ने खुद तय करने हैं। सदर को ये चिट्ठी मैं समझता हूँ लिखनी ही नहीं चाहिए थी। उनके जो मशीरान हैं उन्होंने सदर को गलत मशवरा दिया है और सदर का जो एक हाई ऑफिस है जो कि सेरेमोनियल भी है और बड़ा हाई ऑफिस है, उसका जो एक साख है वो डेफिनेटली मजरू होती है जब सदर को इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व किया जाता है। सदर की बहुत बड़ी पोजीशन है और हमारी चूंकि पार्लिमानी जमहूरियत है पाकिस्तान की, जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पे है। इंग्लिस्तान में आप कभी देखा है आपने कि किंग चार्ल्स या क्वीन एलिजाबेथ जो कि इतने सालों से हैं वो इस तरह के चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दें? क्या पाकिस्तान में कभी किसी सदर ने पहले चिट्ठी लिखी है इस तरह की कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे? तो ये सारी चीजें जो है या वो उन्होंने आइन की वजाहत की है कि आइन ये कहता आइन ये कहता, वो उनका काम है, खामोशी से देखें। हाँ, अगर सदर के सामने ऐसे शवाहिद आते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के इलेक्शन नहीं करा रहा और वो मिक्सड अप है किसी सियासी धड़े से, तो फिर सदर पाकिस्तान भी और मैं और आप भी हम इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ या मेंबरान के खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम शक करके तो शक पे मूव करें, बल्कि हमारे पास फिर ठोस शवाहिद होने चाहिए। उस तरह का तो कोई शवाहिद सदर के पास नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है सारे मामले। हुजूर वाला आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने चाहिए, बिल्कुल कहता है, और आइन ये भी कहता है इस वक्त जो सूरत हाल है कि हल्का बंदियां भी होनी चाहिए। तो इन दोनों आइन में से कौन सा आइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन जीतेगा सर? देखें, आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो असेंबलियां मुख्तलिफ वक्त में टूटी हैं। सूबाई असेंबलियां जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन करा दो, और यहाँ पे सदर ने कोई और बात कर दी। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने आइन को वायलेट भी किया क्योंकि सदर ने कह दिया कि ये इलेक्शन सारे इकट्ठे होंगे। तो इसलिए इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं है ना। और ये तो एक यूनिक सूरत हाल पैदा हो गई है ना, जहाँ पे कि जरूरत है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएं, और फिर यहाँ पे सेंसस हो गया है, अब डिलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस भी कंप्लीट होना है, तो जब वो हो जाएगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। और आइन यही कहता है कि अगर उस मुद्दत में ना भी हो तो आइन उसकी सजा तो नहीं देता ना कि उसकी कोई सजा किसी को मिलेगी, बल्कि आइन कहता है कि अगर जो टाइमलाइन कॉन्स्टिट्यूशन देता है उस टाइमलाइन में अगर कोई चीज ना हो तो फिर भी आप उसको करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। तो आइन ये भी रास्ता बताता ना कि उसके बाद भी किया जा सकता है। ये तो नहीं आइन कहता कि अगर उस टाइमलाइन में नहीं होंगे तो फिर कुछ लोगों को सजा होगी। इस बारे में तो आइन साइलेंट है ना जी। सर, किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा एट स्टेक है, सदर की या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? किसी की भी एट स्टेक नहीं है। एट स्टेक थी वो जज साहबान जो थे, वो 3 जो ओवर जेलस हो गए थे और जिन्होंने अपने ब्रदर जजेस की भी नहीं मानी, जिन्होंने मेरी भी नहीं मानी, जिन्होंने आइन की भी नहीं, कानून की भी नहीं मानी, और सारे प्रोसेस में बहुत वक्त जाया हो गया। और 24 मई उन्होंने डेट दे दी, जो कि सदर पाकिस्तान ने खुद ही आज नफी भी कर दी है। और उन्होंने कहा कि वो डेट भी इलेक्शन कमीशन देगा, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी सारे इकट्ठे होंगे। मैंने जब वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस को बताया कि ये सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो वो बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। आज वो साबित हो गया कि मैंने जो कहा था वो सदर पाकिस्तान ने भी कहा और सब यही कह रहे हैं।
तो किसी का कोई कसूर उस तरह से, वो सुप्रीम कोर्ट जो था उस वक्त का, वो जो 3 हम ख्याल थे, उनका मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रीहेंशन सारी चीजों पे नहीं थी उनकी। और वो जो चीफ जस्टिस आउटगोइंग है, वो हमेशा कंफर्टेबल उन वकला से रहते थे जो कि वो बात करते थे जो वो सुनना चाहते थे। तो लिहाजा उनको अगर ओपन माइंड से सुनते तो जो गलतियां करके जा रहे हैं वो गलतियां फिर ना होती। सर, नए चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं आपने? मुझे बहुत उम्मीद है नए चीफ जस्टिस से कि वो फैसले जो है बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और अपने जजेस से हम मशवरा होकर करेंगे और वकला को भी सबको सुनेंगे और जजेस भी अपनी मर्जी के वो अपॉइंट नहीं कराएंगे, वो बेंचेस भी अपनी मर्जी के नहीं बनाएंगे, वो वकला भी अपनी मर्जी के नहीं चुनेंगे। उनमें मैंने काफी ये चीज देखी है लेटली, उनकी कुछ स्पीचेस मुझे सुनने का मौका मिला है जिससे कि अंदाजा हो रहा है कि वो काफी चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। सर, जो मुल्क में इस वक्त सियासी माहौल है, फॉर एग्जांपल हर कोई जानना चाहता है इलेक्शन कब होंगे, चाहे 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, 90 दिनों में हो, लेकिन तारीख का ऐलान तो हो जाए, क्लैरिटी तो आ जाए कि रास्ता क्या है। अब आपकी नज़र में नए चीफ जस्टिस के ऊपर ये वजन डाला जाएगा कि आप फैसला करें, आप हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि सदर मुमलिकत ने भी यही लिखा है कि सुप्रीम जुडिशरी से कंसल्टेंसी की जाए, मैटर इज सब जुडिस। देखें, नए चीफ जस्टिस का ये फंक्शन नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें या इलेक्शन कमीशन का काम अपने पास रख लें या खुद शुरू कर दें, लेकिन अगर इस पे फुल कोर्ट बन जाता है और सारे सियासी धड़े और इलेक्शन कमीशन भी ये चाहता है कि भाई आप ही अब फैसला कर दें, तो अगर वो खुद ही उसको आर्बिटर बना लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी। इरफान साहब, एक और सवाल जो पूछा जा रहा है लोगों की जानिब से कि जो मुतनाज़े फैसले मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने किए हैं, क्या आपको लगता है वो रिवर्स होंगे? सारे रिवर्स हो जाएगी, सारे। व्हाई डू यू से दिस सर? मैं बता रहा हूँ, मेरा सारी जिंदगी गुजरी है इस प्रोफेशन में, मुझे पता है ना कि जो इलीगैलिटीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकती रीजन को। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, पंजाब हुकूमत वाला मामला, ये सारी चीजें रिवर्स होंगी सर? जी फरमाइए। मैंने कहा सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, पंजाब हुकूमत का मामला, इलेक्शंस एक्ट, बहुत कुछ हुआ है अदालतों में, आप कह रहे हैं सब रिवर्स होगा? फौरन रिवर्स होगा, जल्दी रिवर्स होगा। अब सर ये बताइए कि इस वक्त जो आईनी सूरत हाल है पाकिस्तान में, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अपने ख़त में भी लिखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुलाकात के लिए बुलाया था, वो आए नहीं, फिर चारों सूबों ने फैसला कर लिया कि सदर का इख्तियार नहीं है। जो इस वक्त आइन की सूरत हाल है, जो हमारी अदालतों की तरफ हर कोई हर छोटे मोटे केस के लिए चला जाता है और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से इंसाफ की तवक्को की जाती है, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं सियासी, मुआशी, मुआशरती, उसमें बड़ी वजह यही है कि आइन की बालादस्ती नहीं है? देखें, आइन की बालादस्ती जो है ना, वो जो हम ख्याल जजेस थे, उन्होंने सारा कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। अगर वो ये ना करते और जो अदारे काम कर रहे थे उन पे छोड़ते, इंटरफियरेंस ना करते, तो आज हम इस मैच पे ना पहुंचते जिस मैच पे हम पहुंच चुके हैं। यानी आज जो मुल्क के हालात हैं आपकी नजर में उन 3 हम ख्याल जज हजरात की वजह से हैं? उसमें भी सबसे ज्यादा कसूरवार मेरे नजदीक वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो थे। सर, एक सवाल यहाँ पे उठता है हर पाकिस्तानी के दिल में, अगर मुल्क के हालात ऐसे बड़े ओहदों पर फाइज लोगों की वजह से हैं, तो क्या कोई उनसे सवाल पूछने वाला होगा? सर, हम सब पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछते हैं, पर वो तो जवाब नहीं आ रहा सर। जवाब कैसे आए? पूछे जाएंगे। जवाब नहीं आ रहा सर, मैं चाह रहा हूँ जवाब भी आए ना उनकी तरफ से तो अच्छा होगा। नहीं, जरूरत नहीं है उनको, अब खुद ही समझ आ गई होनी है, क्योंकि जब इन्होंने ऑर्डर किया था 14 मई को इलेक्शन होंगे सूबों के, तो उनको खुद ही समझ आ गई थी कि ये नहीं होंगे 14 मई को। और उनके पास अगर उनका ऑर्डर सही होता तो उनके पास तो इख्तियार था ना कि वो तौहीन अदालत में सजा देते। ये उन्होंने जब तौहीन अदालत में भी किसी को सजा नहीं दी, तो इसका मतलब है उनको इदराक हो चुका था अपनी गलती का, इसीलिए फिर वो खामोश हो गए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद मशकूर हूँ, लेकिन आपने यकीनन सारी मुश्किलात का जो बोझ है वो डाल दिया है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, 3 मेंबर बेंच पे, जिनकी जो आपके मुताबिक उन्होंने जो फैसले किए वो सारे रिवर्स होंगे आने वाले चीफ जस्टिस के हाथों से। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि आइन क्लियर है, क्रिस्टल है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
और इलेक्शन की डेट सामने आनी चाहिए। सियासी शतरंज में तब तक सूरत हाल स्टेबल नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, मुस्तकबिल नज़र नहीं आएगा जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा। यकीनन जल्दी हो जाना चाहिए ताकि लोग आगे की तरफ बढ़ें। एक ब्रेक के बाद सियासी तज्जियाकारों से पूछेंगे मुस्तकबिल कैसा है। ख़वातीन और हज़रात, मौजूदा निगरान हुकूमत के सेक्टर में वाज़ेह निशानियां मिल रही हैं कि हुकूमत नून लीग की आने वाली है। ख़ास तौर पर जिस तरह के लोग इस वक्त तैनात हो रहे हैं, काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, नून लीग के बड़े ख़ास लोग हैं। अब बहुत सारे सियासी तज्जियाकार मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ सऊदी ब्लॉक बनने वाला है, कोई कह रहा है रशियन ब्लॉक बनने वाला है, कोई कह रहा है चाइनीज़ ब्लॉक बनने वाला है, कोई कुछ बातें कर रहा है और खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं। आखिर होने क्या वाला है? एक सियासी गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब, सियासी तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। थैंक यू आमिर साहब, आपके कीमती वक्त का। हुजूर, आपके पास क्या इत्तलात हैं? किसकी हुकूमत आने वाली है और कौन सी कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बड़ी उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने अपने कारिंदे छोड़े हुए हैं, लॉबिंग की जा रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। आमिर भाई, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, पहली दफा ये उम्मीद हो चली है कि जो ड्राइव इस वक्त आर्मी चीफ ने शुरू किया ना, कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है। आप बाकी छोड़ दें, सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका, देखें ना, हम अमेरिकी सफीर को ग्वादर में भी देख रहे हैं, हम आर्मी चीफ को तुर्की में देख रहे हैं जो इंडिया से होके आए हैं। हम देख रहे हैं कि अपने मुल्क में जिस माफिया पे कोई हाथ नहीं डालता था, फॉर द फर्स्ट टाइम एक मजबूत कोशिश हुई है कि जिसमें ड्रग बैरन भी हों, जिसके अंदर ऑयल वाले स्मगलर हों, उसमें डॉलर इकट्ठे करने वाले हों, चीनी वाले हों, और ओवरऑल स्मगलर जो अफगानिस्तान को, चूंकि बुनियादी तौर पे हमने ठेका लिया हुआ इस्लामी भाईचारे का और उसके नाम पे हम पाल रहे हैं अफगानिस्तान को। ये लफ्ज़ बड़ा बुरा है, लेकिन सच्ची बात है कि जब आप और हम पाकिस्तानी सब खार हो रहे हों तो फिर ये लफ्ज़ लगेगा कि फिर सिंसियरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम जब दुनिया के साथ, ज़ाहिर है, हम ये तो नहीं कर रहे कि हम चाइना के साथ चले गए हैं टोटली, हम रशिया के साथ चले गए हैं, हम अमेरिका की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान पहली दफा कहीं ये खड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि हम अंदरूनी मसाइल को, जो हमारे लिए मालियाती तौर पे दुरुस्त हम कर सकते हैं, उनको करते हुए दुनिया से बात करें। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया, सऊदी अरब हो, यूएई हो। सऊदी अरब ने देखे ना, चाइना के कहने पे ईरान के साथ दोस्ती कर ली, मामला ठीक कर लिए, और दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ भी चल रहा है, क्योंकि हर मुल्क इसी तरह ही करता है। कि जब किंग सलमान रशिया चले गए थे तो वो क्या मसला था? क्या वो अमेरिका को छोड़ गए थे? क्या जब किंग क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला जो बादशाह बने और वो इंडिया चले गए तो क्या मसला था? सबको अपना अपना कारोबार करना, और ये बात पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए कि हम क्यों जज्बाती हो जाते हैं कि जी वो सऊदी अरब वहां क्यों चला गया, अमेरिका यहाँ क्यों चला गया, हमने इतनी कुर्बानियां दी। भाई, आप ना देते कुर्बानी, हमने और अपने हमारी पॉलिसी साजों ने वो गलतियां की जिसका नतीजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। हमें अब ये सोचना है, और जो रास्ता बनने जा रहा है इसका आगे पॉलिटिकल रास्ता ये होगा कि सबको बिठाएं। आप चाहे निगरान दौर में आप ये कर लें, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जब वो फुल कोर्ट बना के कुछ फैसले कर लेंगे तो लोगों का एतमाद हो जाएगा कि वो किसी की पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान की पार्टी है। और पाकिस्तान के लिए जब चीफ जस्टिस काम करेगा तो उनके साथ लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिनको एतराज होगा वो भी आ जाएंगे, क्योंकि फुल कोर्ट तो अब बनेगी और चलेगी। ये बताइए कि अब पाकिस्तान ब्लॉक का आपने जिक्र किया, तो ये पाकिस्तान ब्लॉक दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथों में होगा, और काफी चांसेस नून लीग के नजर आ रहे हैं। स्पेशली आज चीमा तौकीर शाह के बाद फवाद हसन फवाद साहब ने भी ओहद ले लिया है, काबीना का हिस्सा बन गए हैं, तो नून लीग के ही सितारे लग रहा है कि इस वक्त राइट पोजीशन पे हैं। देखें, एक दफा सितारे थे कि नवाज शरीफ की हर तरफ वोटिंग भी मौजूद थी, लोग चाहते भी थे, उन्होंने डिलीवर भी किया था। उनको ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत पहले मरहले में नाअहल किया और फिर सजा दे के इमरान खान की फरमाइश पे और जनरल बाजवा साहब ने मिल के उस पूरी रजीम को चेंज किया। तो क्या उस वक्त वो ठीक काम था? कि अगर आज आप ये फील कर रहे हैं कि ये उनके लिए हो रहा है, तो जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया उस वक्त क्यों नहीं लोग बोलते थे कि एक चलते हुए मुल्क को आपने एक खिलाड़ी, खिलंडरे और ना तजर्बाकार अनाड़ी के हाथ में दिया, जिसने पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाया, जहां महमूद साहब निकले, जहां बुजदार साहब आए, और जितने इनके स्टालवर्ड थे सबसे पहले गाड़ियों से निकल के भागते हुए, दौड़ते हुए हमने देखे। कि क्या यही इनकी मर्दम शनासी थी? क्या नवाज शरीफ के लोग इस तरह भाग गए थे? क्या सबने 2-2 साल जेलें नहीं काटी? ये 26 दिन में
जिसपे कहते हैं कि जी उसको उठा के ले गए आजम खान को। फवाद हसन फवाद को आज अब आप गिन रहे हैं, वो जेल उसने नहीं काटी, उसकी रिटायरमेंट वहीं पे होगी, फैमिली पे क्या गुजरी, आहत चीमा के साथ क्या हुआ, सबसे पहला विक्टिम वो था। और नैब के मेजर शहजाद साहब होते थे लाहौर में, उन्होंने इनको भी पकड़ा, फवाद साहब को भी पकड़ा और कहते थे बंदा चुक लिया कागज असी बना लेंगे। यानी एक थर्ड राइट। क्लास एसएचओ भी ये काम नहीं करता जो उन्होंने किए। तो आप फवाद हसन फवाद को कैसे पॉलिटिकल कह सकते हैं? आप आहत चीमा पे बात कह सकते हैं कि उन्होंने नवाज शहबाज शरीफ के साथ बतौर एडवाइजर ज्वाइन किया। फवाद हसन फवाद किस जगह पे मौजूद थे भाई, किस गवर्नमेंट के साथ थे? प्रिंसिपल नहीं, सेक्रेटरी जब थे वो नवाज आए शरीफ साहब जेल के से ना बाहर, आमिर भाई। नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना, मैंने आपको मिसाल दी, आजम खान है, कहाँ खड़ा है? वादम आप गवाह हो रहा है, कभी बयान दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। उन्होंने आके इंटरव्यूज दिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ जेल में, बैरक में आग भी लगाई कि किसी तरह डर जाएं। तो फवाद हसन फवाद को आप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कह सकते अच्छा हैं? आमिर इलियास राणा साहब, आखिर में आपसे नासिर आखिरी खोसा, सवाल। नासिर खोसा को आप वजीर आला के लिए लगा देते हैं, नाम लेते हैं, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे 3-4 लोगों के। ब्यूरोक्रेसी का काम ही यही है कि जहां ठीक। उनकी असाइनमेंट हो उसको मुझे बताएं। फवाद हसन फवाद थे, तो एक फाइल नवाज शरीफ की करप्शन की निकाली, ये जो इतनी बड़ी रजीम चल रही थी, कहानियां मेफेयर फ्लैट्स के अलावा क्या निकली, अजीजिया के अलावा जो 20 साल से थी, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई एक केस बताएं जो करप्शन का निकाला गया हो? सर ये मुझे प्रिंसिपल बताएं, सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद थे। आमिर इलियास राणा साहब मुझे ये बताइए, सदर मुमलिकत के आज के खत से आपने क्या निकाला? सुबकी और खिफत मिटाने के लिए सदर मुमलिकत ने तजवीज नुमा खत लिखा है। उन्हें यह पता चल गया कि ना मेरा ये इख्तियार है, और उनको सब ने बता दिया कि हुजूर 48-5 तभी लगती है जब असम्बली में कोई एतमाद का वोट लेके वजीर आज़म ना बने, तो आप असम्बली तोड़ते हैं, तो 48-5 में आप तारीख देते हैं। इनको ये बताया गया कि आपने केपी में जब तारीख दी थी तो आपके वकील ने माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट में कि सदर साहब ने गलत काम किया। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि केपी के गवर्नर ने चूंकि असम्बली तोड़ी थी तो तारीख उन्होंने देनी थी। पंजाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी कि असेंबली नहीं तोड़ी थी, उस वक्त सदर का इख्तियार कानून में लिखा हुआ था। उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम किया और उसमें सदर की जगह वजीर इलेक्शन कमीशन का नाम लिखा जो 73 के ओरिजिनल आइन में था। ये जो फौजी आमिर आते रहे उन्होंने ये इख्तियार अपने पास रखा था। तो जब आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके देखेंगे कि उस वक्त सदर का इख्तियार किस कानून के तहत था, तो वो इलेक्शन एक्ट के तहत था, वो बदल दिया गया। 48-5 को जिसको सारा सौदा बेच रहे हैं सदर साहब की, आपको आज समझ नहीं आई कि वो कह के 90 दिन की वो 89 डेज मैं जनाब कर रहा हूँ, वो 6 नवंबर दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 51-5 के तहत और इलेक्शन एक्ट 17 उसकी शिक के तहत वो हल्का बंदियां कर रहे हैं, सूबे बता रहे हैं एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और मैं समझता हूं कि अब इसके लिए हम आंगी के लिए आप आला अदलिया से रुजू कर लें। उन्होंने अपनी पार्टीबाजी की, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके आखिरी 2 दिनों में उन्होंने ये काम किया है जिसको खिलवाड़ कहते हैं, कि वो अपनी खबर बनाना चाहते थे, बन गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस खत के बाद पाबंद है कि वो आला अदलिया की तरफ जाए, या उसके पास अपना इस्तेकाक है, अपनी पावर है कि मर्जी है जाए ना जाए? देखें, सदर मुमलिकत एक खत लिख के तजवीज देते हैं। सदर मुमलिकत का इख्तियार कानूनी और आईनी तौर पे वो है जब वजीर आजम उनको एडवाइस करे। वो रेफरेंस जब सुप्रीम कोर्ट भेजा उन्होंने काजी फायद ईसा के खिलाफ, तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे था, और उस प्राइम मिनिस्टर ने तो वजीर आजम से की सीट से उतरते ही कहा कि मुझसे गलती होगी। इन्होंने आज तक इखलाकी तौर पे माना कि मुझे उस जगह पे वहां वो काम करना चाहिए था जो मैं पीडीएम के गवर्नमेंट के साथ हर गवर्नर के लगाने पे, हर कानून के लगाने पे मैं लिख के भेजता था कि इसको रिव्यू करें, फिर वो दोबारा भेजते थे और इनके ऊपर लाजिम हो जाता था कि वो कानून बन जाए, वो गवर्नर लग जाए। इन्होंने हर वो हरकत की जो एक पार्टी वर्कर करता है। सदर मुमलिकत के मनसब को तो इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये खत भी उसी खत का नतीजा है कि कुछ भी नहीं है, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। अब क्या है वो अपना ये बताइए एक और मैं बता दूं, 2-3 दिन बाद वो एक डेट दे देगा इलेक्शन कमीशन, जो मेरी इतला है, वो आएगी फरवरी और मार्च की। आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर होगा हुजूर? मेरा ख्याल है कि जिस चीफ जस्टिस को फैमिली समेत रगड़ा गया और वो एक दिन भी कार में बैठ के सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, गर्मी और सर्दी में वो पैदल आया, उसको कौन खौफजदा करेगा? जरा सोच के देख लें उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस किस्म का जज है। वो डरा, वो पैदल आता रहा, वो पैदल जाते रहे। मेरे ख्याल में जो मैंने आपको कही है कि फुल कोर्ट जिसका वो कहते रहे और ब्रदर जजेस कहते रहे वही बनेगी, और ये जजेस जो हम ख्याल जजेस थे ये भी बैठेंगे और फैसले होंगे और टिका के होंगे कि जहां जहां आइन को रीराइट किया, गलत किया, खुद सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए। जज जो होती है ना, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो 17 के तहत होती है, यानी जो 1997 में एक्ट है
उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 हुई। आप मुझे बताएं, 1980 में ज़िया उल हक ने रूल्स बनाए, एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने, उनको ये कानून से मुकद्दम बना चुके हैं। आइन के तहत कानून बनता है, कानून के बाद रूल्स बनते हैं। ज़िया उल हक ने रूल बना दिए कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस साहब काम करेंगे। उसके बाद जब एक्ट के तहत 1997 के एक्ट में ये मानते हैं, क्या आइन में कहीं लिखी हुई है कौमी इसकी सीटें कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कितनी होगी, कभी 11, कभी 13 और फिर 17 हो गई। वो एक्ट के तहत बनी। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट को रूल रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट भी कौन करेगा? जजेस करेंगे, हुकूमत नहीं कर रही। एक कानून बना दिया, आप उस पर भी एतराज कर गए कि जी हमारी उसमें मुदाखलत हो रही है, आप खर्च करें। आप लोगों के इश्तिहार ना देने पे, एक बंदे के भर्ती करने पे 11 जजेस फैसला देते हैं। केपी में एक दफा हुआ था और बैठ के उन्होंने निकाल दिया उन सबको कि जी आपने क्यों भर्ती किया बगैर इश्तिहार के, एक पीएन। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे काम दिखाती है और अपने लिए जजेस के लिए ये नाम भी नहीं पूछते। लोगों को पब्लिक करना चाहिए। मेरी तो बड़ी तजवीज है कि आपने जिसको जज लगाना है उसको पब्लिक कर दें। आधे लोग तो नाम ही नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जिसने बतौर वकील और जज हरकत की होगी, लोग खत लिख देंगे, बता देंगे। अमेरिका में ऐसा ही होता है ना, मार्शल साहब के साथ क्या हुआ था, बता देते हैं लोग कि आपने कहां पे क्या टच किया, गाड़ी में सब्जी पकड़ाते हुए औरत ने शिकायत कर दी, क्या बना वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही कि अब कोई सऊदी ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई रशियन ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई चाइनीज ब्लॉक नहीं बनेगा, कोई अमेरिकन ब्लॉक नहीं बनेगा, पाकिस्तानी ब्लॉक बनेगा और उसमें पाकिस्तान के लिए फैसले होंगे, पायदार इकदाम उठाने होंगे। जिन चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इस वक्त मुल्क भर में, जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, बेटर लेट देन नेवर, अब हो रही है, उनके खिलाफ ऐसी सजाएं भी सामने आनी चाहिए जिससे उनमें दोबारा हिम्मत ना हो ऐसे काम करने की। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। आज जो सदर मुमलिकत ने तजवीज़ पेश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपकी नज़र में ये अच्छा कदम था क्योंकि आपके लीडर भी चाहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन हो और अब सदर मुमलिकत ने भी यही तजवीज़ पेश की है। हाउ डू यू सी इट सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई बहरान या तज़ब्ज़ुब नहीं चाहते। सदर पाकिस्तान के पास अगर आईनी तौर पे वो समझते हैं कि उनके पास अख्तियार था इलेक्शन की डेट देने का, तो उन्हें तो जिस दिन डिसॉल्व की थी असेंबली, जिस पे समरी पे साइन किए थे, उसी दिन वो लेटर भेज देते। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं समझता हूँ इस वक्त वो बहरान क्रिएट करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। ये एक नई जंग का आगाज नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह अपने लेटर में उन्होंने प्रपोज किया है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए कि डेट क्या होनी चाहिए या किसका इख्तियार है, तो मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अगर कोई डिलिमिटेशन है तो वो 30 डेज पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मिले हैं, अदरवाइज इन्होंने 60 डेज में इलेक्शन करवाने थे अगर 2 दिन असेंबलियां अपना मुद्दत पूरी करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन का टाइम उनके पास 30 डेज है। अगर मजीद चाहते हैं तो वो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें तजावीज़ ले सकती है। तो जो जितना ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए कि एक एक जमात को हम मिलेंगे, एक दिन एक जमात को, एक दिन एक जमात को, इसी में कोई 1.5-2 महीने का प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम सब इदारों को जानना चाहिए। अगर ये इदारे मुकद्दम हैं तो आइन की वजह से, लेकिन अगर ये आइन को मुकद्दम नहीं रखेंगे तो ये आइन खुद इदारे बेवकूफ़ होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात पे गौर भी करेगा और वक्त के ऊपर इलेक्शन का इनेकाद करवाएगा। सदर पाकिस्तान ने तो 5 साल में ना कोई तुख्ता काम किया है, ना उन्होंने अपने मर्तबे को जानना है, ना रुतबे को जानना है, ना उन्हें पता है कि प्रेसिडेंसी की क्या कदर कीमत है। उन्होंने हमेशा बहरान के अंदर इजाफा किया है, अपनी एक कंफ्यूजन हमेशा दिखाई है। आज तक वो कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा नहीं कर सके, आईनी इदारों को इकट्ठा नहीं कर सके। हर वक्त पे एक इंतशार के साथ वो खड़े रहे हैं। राइट सर। तो मैं समझता हूँ कि सदर अलवी का कोई भी कदम बहरानों के अलावा मसले का हल नहीं कर सकता। आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी नेगेटिव खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में हसन मुर्जा साहब ने एडमिट किया कि ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू हो चुका है। 15 साल का जो नेटवर्क है उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जो इस वक्त निगरान सेटअप बन रहा है उसमें जिस तरह के लोग आ रहे हैं, नून लीग के करीबी अफसरान शामिल किए जा रहे हैं, आज चीमा, फवाद सन फवाद, तौकीर शाह साहब, वाज़े हो रहा है, इशारे मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे
और पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, शायद सिंध में भी इस दफ़ा मौका नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। हुजूर, आपको नज़र आए? देखिए, मैं नहीं समझता 2-3 वजीर या इवन निगरान हुकूमत भी कोई ऐसा काम कर सकती है कि पाकिस्तान के अवाम से इलेक्शन चुराए नहीं जा सकते, और इतना ताकतवर कोई भी नहीं है। क्या माजी में कभी इलेक्शन चुराए नहीं गए? आमिर साहब कभी माजी में इलेक्शन नहीं चुराए गए? 12 चुराए। तो फिर इस दफा क्यों नहीं चुराए जा सकते? चुराया गया। मैंने इसमें देखिए, मैं नहीं समझता कि हालात हैं जिसके हक में आपने कहा कि वो उनके लिए इलेक्शन चुराए जाएंगे, उनकी तो इतनी आजकल मामलात नहीं है। अगर वो हों तो इतनी क़यादत मौजूद होने के बावजूद रोज ऐलान हो कि मैं कल आया, वही बात है इबके मार, मुझे मारा है तो मेरे भाई को मार। ये नहीं है भाई। अगर आपने कैंपेन करनी है तो लीडर को उधर ही मौजूद होना चाहिए, अवाम में मौजूद होना चाहिए। अभी PMLN को बहुत से जवाबात देने हैं। अगर हमारे साथ उन्होंने मुकाबला करना है, और अगर ये कोई ऐसा थीसिस आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को पीछे करके तो वो आ जाएंगे, तो फिर अवाम सवाल करेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जेल से नहीं भागते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं भागती, बेगम नुसरत भुट्टो भी नहीं भागती, सदर आसिफ अली जरदारी भी मुकाबला करते हैं। तो क्या वजह है मियाँ साहब कभी केसेस का मुकाबला नहीं करते? और पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद कॉन्विक्ट हैं जिन्हें इजाजत दे दी गई कि वो इलाज कराने के बाद। तो आप ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि नवाज शरीफ साहब वापस आके कैदी नंबर 805 बनेंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, या उनको बेल मिल जाएगी? मेरी तो ना 804 के लिए ये ख्वाहिश है और ना 805 के लिए ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन को कभी जेल में ना रखती है, ना रखना पसंद करती है। हम ना 804 को चाहते हैं, ना 805 को चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कन्विक्टेड है और उसके बाद वो गया है, तो बहरहाल उन्हें आके अपने जो उन्हें 10 साल की सजा है उसका सामना करना पड़ेगा, या अदालत से रिलीफ लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इतना नहीं है ये, कुछ भी नहीं, और इतना किसी के ताकत नहीं है कि आज वो इलेक्शन चुरा सके। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान मजीद बहरानों का शिकार होगा। इस वक्त पाकिस्तान को बहरानों की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, हल की तरफ लेके। बैरिस्टर साहब, इस वक्त आपकी पूरी पार्टी की लीडरशिप, क़यादत, सीनियर रहनुमा लाहौर में जमा है, कल CEC का इजलास है, कोई बड़ी खबर आएगी, कोई प्लान ऑफ एक्शन दिया जाएगा, कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईनी बात की है और जमहूरियत के तसलसल की बात की है। और CEC जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो हमारी एक तरह की बुनियादी इलेक्शन 90 रोज में भी नहीं हो रहे हैं, 120 रोज में भी नहीं हो रहे हैं। फरवरी में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे इलेक्शंस का, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, करना, इलेक्शन कमीशन ऐलान तो करे ना, 1 महीना हो गया, ऐलान तो करे। थैंक यू बैरिस्टर साहब, सॉरी टाइम की कमी है, नहीं तो आपसे मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऐलान तो करे कि कब होंगे आम इंतखाबात, एक ही दिन पे नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में। साथ साथ आमिर इलियास राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में बड़ा एतराफ़ किया है, कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले 3 से 4 दिनों में इलेक्शन डेट का ऐलान कर देगी। अल्लाह करे ऐसा हो, ताकि जो इस पर क्लैरिटी है फ्यूचर की, वो लोगों को मिल सके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए, ताकि मुआशी स्टेबिलिटी आए, मुआशरती स्टेबिलिटी आए और हालात पाकिस्तान के बेहतर हों। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।